सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 712वीं है। और आज का जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिएं, भाग 29। आज का विषय आदरणीय श्री एन के नैब साहब जी लेंगे, जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड कानपुर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आज के उद्बोधन से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले माँ गायत्री का मंत्र से, जिससे कि वाणी को शक्ति मिलती है, विचारों को प्रवाह मिलता है और मन को ताकत मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जय जगदम्बे। संतुलित जीवन कैसे जिए, इसी पे बोलता चला आया हूं। और मुझे लगता है कि जीवन में इतना संतुलन हो गया है कि हर पहलू पे, हर डायमेंशन पे कहीं ना कहीं संतुलन की आवश्यकता है। और एक एक चीज को अगर समझाते चले जाएं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ लाभ हो। क्योंकि जितने परिवार, जितने जीव, जितने लोग, उतनी ही समस्याएं, उतने ही असंतुलन। वो कहते हैं ना कि एग्जाम जिसमें हम लोग देते हैं, यूनिवर्सिटी का या स्कूल का या बोर्ड का, तो उसमें तो सबके पास सेम पेपर होता है, क्वेश्चन भी सेम होते हैं और उनके आंसर भी लगभग सेम होते हैं। तो वहां पर तो नकल की जा सकती है, लेकिन जब हम जिंदगी की परीक्षा में बैठते हैं तो सबके प्रश्न अलग होते हैं, सबके प्रश्न पत्र अलग होते हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, बड़ी विलक्षण समस्याएं हैं। देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जिंदगी एकदम ब्लॉक हो गई है क्या, इसके आगे कुछ रास्ता नहीं दिखता। और तभी कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण दिखने लगती है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे में हम लोग को वास्तव में जीवन का संतुलन बनाना अत्यावश्यक है। अपने आप को कैसे संतुलित रखें, किस तरीके से अपने आप को। और ये कुछ जब समस्याओं की बात आती है तो समस्याएं अपने आप नहीं आती हैं, समस्याओं को हम क्रिएट करते हैं। मैंने हमेशा ये देखा कि हम खुद ही गलतियां करते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई, अब तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर वो आशंकाएं और वो अपेक्षाएं उपेक्षाएं, ये सब शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तो लहरें तो उठेंगी। अपन पानी शांत स्थिर है, उसमें एक पत्थर डाल दीजिए तो लहरें तो बनेंगी बनेंगी। जब बनेंगी तो फिर वो किनारे तक पहुंचेंगी और वो कुछ ना कुछ परेशानी करेंगी, हरकतें करेंगी, रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन होगा। रिएक्शन रिएक्शन होगा तो फिर प्रॉब्लम्स भी शुरू होंगी। ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में हम किस तरह का संतुलन बनाएं, किस तरह से अपने आप को संतुलित रखें, किस तरह से बैलेंसिंग करें कि अगर कुछ चीज बिगड़ गई है तो उसको ठीक करें। जैसे होता है ना कि अभी शरीर में कोई अस्वस्थता आ जाती, पेट खराब हो जाता, तो खाने पीने की वजह से तो हम लोग खाने में का एकदम संतुलन कर देते हैं कि नहीं, अब गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि ब्रेड खाइए, चाय पीजिए, हल्का भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए, ताकि जो बैलेंस शरीर का बिगड़ गया है और बीमारियां पैदा हो गई, बैलेंस ठीक हो जाए। इसी तरीके हमारे विचारों के साथ भी होता है। जहाँ हमारे विचारों ने या कुछ ही हमारी एक्शन रिएक्शन ने कहीं कुछ नई परेशानियां पैदा कर दी हैं, तो उसको कैसे दूर करें, उसके लिए हमें संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। अगर हम शुरुआत करें अपनी नई पीढ़ी से, जो अब की नई पीढ़ी है, हम लोग की जो यंग जनरेशन है, उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि ये साइंस की प्रगति के साथ नई पीढ़ी की सोच में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। आज से 20 30 40 50 साल पहले जिन चीजों से हम डरा करते थे, अब बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनको गेम्स दिखते हैं। हम जिन चीजों को छूने से डरते थे कि ये खराब ना हो जाए, बच्चे उनको रिपेयर करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब जैसे मैंने तो देखा है कि अब जैसे मोबाइल को खोलने के लिए लोग थंब इम्प्रेशन के या फिंगर टच वाले से खोलते हैं,
8 10 12 महीने के बच्चे के सामने आप मोबाइल रख दीजिए, देखिएगा वो उसी जगह पे अपनी उंगली रखेगा। उसे पता है कि इस तरीके, हाँ यहाँ पे थंब में, यहाँ पे फिंगर रखने से ये खुलता है, मम्मी पापा इसको इस तरह खोलते हैं। बच्चे दूध पीना चाहते हैं, नहीं पी रहे हैं, तो उनके सामने वो मोबाइल पे कोई ना कोई वीडियो चला देंगे जिससे कि उसका मन लगा रहे, और उसको देख देख के वो फिर दूध भी पिएगा, कुछ और भी खाना ना खा लेगा, जैसे जो करना, रोना बंद कर देगा। और फिर धीरे धीरे ये चीजें उसकी आदतों में शुमार हो जाती, फिर वो उन वीडियो फिल्म के बिना या उन कार्टून फिल्म्स के बिना परेशान हो जाता, बार बार वो मोबाइल लेगा, आपको उसको मोबाइल चाहिए, या टीवी पे इस तरह के स्क्रीन पे ये सब चीजें चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम ही लोग पैदा करते हैं, हम ही लोग क्रिएट करते हैं, कि साइंस की प्रगति के साथ अपने बच्चों की मेंटेलिटी को भी बिल्कुल चेंज कर दिया, उनको अपनी जड़ों से हिला के रख दिया है। शायद हम लोग ने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया कि जल्दी से खाना खा लें, जल्दी से दूध पी लें, बिना रोए ये काम कर लें। तो जो एक अपब्रिंगिंग है बच्चों की, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। एक बार पहले भी मैंने कहा था कि जो हम करते हैं बच्चे उसी को देखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। क्योंकि 24 घंटे में अगर बच्चे सपोज स्कूल जाते हैं 5 7 घंटे के लिए भी, तो बाकी टाइम तो वो घर पे रहते हैं ना, तो वो हमको तो ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम ही सारा दिन टीवी पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे लगे रहेंगे, तो जाहिर है वो भी फॉलो करें, उनको समझ में आएगा कि हमारे पेरेंट्स अगर इस सब चीजों पे लगे हुए हैं, स्क्रीन पे सारा टाइम दे रहे हैं, तो इस पे कुछ ना कुछ फायदा होता होगा, तो वो भी उसी इस तरीके से वही आते उनमें भी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है जो उनकी तरक्की में बाधा ना पहुंचाए, जो उनकी अपब्रिंगिंग, अच्छी अपब्रिंगिंग में बाधा ना पहुंचाए। ऐसा ना हो कि वो स्क्रीन टाइमिंग के गुलाम हो जाए। मैंने तो कितने ही वीडियोस देख लिए जिनमें कि बच्चे पागल हो जाते हैं अगर उनको मोबाइल ना मिले, मोबाइल पे गेम खेलने को ना मिले, या और जो भी वो अपने प्रोग्राम्स देखते हैं उसके लिए, अगर थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए उनका मोबाइल चला जाए, नेटवर्क ना हो, तो ऐसे पागलों की तरीके से उनकी हालत हो जाती है कि अरे अरे ये हो गया, वो हो गया। तो हमको इन सब चीजों थोड़ा थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए, देखिए, आज से 40 50 साल पहले अगर आप देखें, तो हम लोग को जो बचपन हम लोगों ने जिया है, हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, तुमको ये करना है, तुमको ये खाना है, घर पे ये बना है, इसको खाना है, वो जो बन गया वो खाना है, जो आ गया वो खाना है, जो मदर ने बना दिया किचन में, आज जो बन गया वही हमारा भोजन है। हम लोग अपनी चॉइस नहीं दे सकते थे, ना देते थे। दैट वाज जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शन। हम लोग को इंस्ट्रक्शन बेस्ड एक बचपन था, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, आपको ये फॉलो करने थे, और हम लोग उसको फॉलो करते थे। एक वो जमाना था, आप उसमें किसी तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते, आप उसमें किसी तरीके की जवाब तलबी नहीं कर सकते, आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप मान के चलते थे कि जो पेरेंट्स से कहा वो सैक्रो सेक्ट है, उनके अनुभव से आया है, और वो स्वयं भी उन चीजों को फॉलो करते थे। दे वर यूज टू सेट एग्जाम्पल्स ऑफ देमसेल्व्स। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग खाने को आ रहा, हमारे लिए कुछ अलग किचन में बन रहा है, ऐसा नहीं था। वो पहले खुद एग्जाम्पल सेट करते थे और वही हम लोग को फॉलो करना होता था, वही इंस्ट्रक्शंस होता है कि दिस इज द वे हाउ यू हैव टू लिव, एंड दिस विल लीड टू अ बेटर लाइफ, इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। 20 25 साल गुजरे, दूसरी जनरेशन आई, उसमें डिस्कशन बेस्ड हो गई चीजें, एटमॉस्फेयर इस तरीके से हो गया। उसमें यंग जनरेशन को आप इंस्ट्रक्शन जो पहले देते थे दे यूज टू फॉलो, अब वो क्या करते थे, उन इंस्ट्रक्शंस को लेके उस पर एक डिस्कशन होता था। हमने कहा ये ऐसा होना है, उस पर एक छोटा सा डिस्कशन हुआ कि इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इससे हो सकता है। आपने उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझाया और उसके बताया कि इसमें ये फायदा है, ठीक है, हो गया। दे यूज टू फॉलो इट। मतलब आपने जो कह दिया है उसको फॉलो करना है, बस उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि इसको किस तरीके से फॉलो करना है, इस पे क्या क्या अच्छाइयां हैं, इसको ना करने से क्या कमी रह जाएगी और करने से क्या फायदे हो जाएंगे, इतना डिस्कशन होता है। फिर एक तीसरी जनरेशन आई, उन्होंने चीजों पे डिबेट करना शुरू कर दिया।
यंग जनरेशन ने, 8-10 साल 12 साल के बच्चे हुए, 7-8 साल के बच्चे, आप कुछ भी उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप ऐसा करिए, तो वो डिबेट करते थे कि ऐसा क्यों करें, इसको करने से क्या फायदे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, चलिए हम नहीं करते, देखते हैं। तो एक अच्छी खासी डिबेट, एक तर्क वितर्क, और कभी कभी कुतर्क भी आ जाते थे। तब तक एक ऐसा आ गया था समय, जबकि जितने बच्चे हैं उतनी तरह की चीजें भी किचन में बननी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होने लगी। वो नहीं है कि जो किचन में बन गया वही प्रसाद है, उसको उसी तरीके से ग्रहण किया जाएगा, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने सब, मतलब एवरीबडी हैड समथिंग टू से, सबकी अपनी अपनी से बच्चों की। यानी कि हमारा नियंत्रण धीरे धीरे हमने बच्चों पर या यंग जनरेशन पे खोना शुरू कर दिया। यहाँ पर नियंत्रण की, जिसे ढीला होना कह दीजिए, या खत्म होना या समाप्त होना टाइप का हो गया था, कि हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने। ये उनके ऊपर है कि आफ्टर डिबेट वो बात माने या ना माने, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो मानेंगे ही हमारी बात को, या हमारे इंस्ट्रक्शंस को, या हमारे सजेशंस को, या हमारे एडवाइसेस को, ये जरूरी नहीं था। आज चीजें थोड़ी सी और बिगड़ गई। मैं किसी चीज को जनरलाइज नहीं कर रहा कि ये 100% हर घर में होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर अपब्रिंगिंग, कि हम किस तरीके से बच्चों को पालते हैं। अब बच्चे डिनाइल मोड में आ गए। डिनाइल मोड मतलब आपने कुछ भी कहा वो उसको साफ साफ मना कर देंगे, नहीं हमको ये नहीं करना, हम ये नहीं करेंगे, हमको तो ये करना है, हम ये नहीं खाएंगे, हमको तो ये खाना है, हम आज यहाँ नहीं जाएंगे, हमको तो यहाँ जाना है। आप कहेंगे साउथ चलो, वो कहेंगे नहीं हमको वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है। नॉट ओनली आर्ग्यूइंग, नॉट ओनली डिबेटिंग, दे आर डिनाइंग। और वहां पर पेरेंट्स मन महसूस के रह जाते हैं। और जितने अब न्यूज पेपर्स में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एडोलिसेंट एज के बच्चे, 12, 13, 14 साल के बच्चे किन किन हरकतों में पड़ गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग के ही प्रॉब्लम्स है। साइंस ने डेवलपमेंट किया, हम लोग की कंफर्ट के लिए किया, उसमें हम इतना कंफर्टेबल हो गए, हमें लगा कि हम अपनी जिंदगी जी लें, बच्चे हमारे कहीं भी किसी भी तरफ चले जाए, इट हार्डली मैटर्स, ये उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ जिए, हमारी अपनी लाइफ है, हम तो अपनी लाइफ जी लें। पहले हम लोग के पेरेंट्स से त्याग किया था, हम लोग की वजह से या अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने कितनी चीजों का त्याग किया। क्या याद आता है कभी कि हम लोग के पेरेंट्स हम लोग के बिना कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने, किसी फंक्शंस में गए हो, दिवाली पे अपने कपड़े बनवा लिए हो, हम लोग के ना बनवाए हो, अपने लिए चीजें रखते हो, अपने लिए मोबाइल रखते हो, या अपने लिए कोई इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स रखते हो जो बच्चों के लिए नहीं इस्तेमाल करने लायक ना हो। वो एक मैच्योरिटी लेवल था जहां पर कि वो एक आदर्श की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते थे, उनको करना पड़ता था। अगर उनको अपने बच्चों की तरक्की चाहिए, उनमें संस्कार चाहिए, उनमें चरित्र चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये हमें अपनी कमजोरी हो गई है कि हर पेरेंट्स अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता, वो कहता हम अपनी लाइफ को स्पॉइल करें बच्चों की वजह से। मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए, मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए तो चाहिए, मुझे इस तरीके यूट्यूब देखने तो देखने, बच्चे अपने मस्त कर रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, वी आर हार्डली कंसर्न। तो जब आप उनकी चीजों को पे नजर नहीं रखेंगे, नजर नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि आप निगरानी करना शुरू करें, until unless you start interacting with them, आप बच्चों को समय नहीं देंगे, आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, आप उनके साथ डाइनिंग टेबल पे डिनर करने के लिए या लंच करने के लिए एक साथ नहीं बैठेंगे, सुबह उठकर एक साथ नहीं चाय पियेंगे या ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास बात करने का टाइम ही कब है? फिर तो आप चले गए ऑफिस। आजकल तो ज्यादातर दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, मदर भी और फादर भी, आने के टाइमिंग्स भी अलग है, सबकी अपनी अपनी सोशल लाइफ है। और एमएनसीज में तो आके टाइमिंग का भी नहीं पता चलता, कितने कितने घंटे तक काम करना पड़ेगा, कहाँ कैसे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का इंटरेक्शन खत्म हुआ है अपनी न्यू जनरेशन के साथ, उसने नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चों में बड़ी अजीब सी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ गई। अब जितनी अखबारों में हम
मैं मतलब कुछ वर्ड्स नहीं कहना चाह रहा, बट इस तरह के रेप वगैरह की बातें आ गई, 13 साल का बच्चा रेप कर रहा, 14 साल का बच्चा रेप कर रहा, ये चीजें, इसका मतलब कि हमने उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, बच्चों के ऊपर। कंट्रोल की बात मैं नहीं कर रहा, आप कभी किसी ह्यूमन बींग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंटरेक्शन करके, एक एग्जाम्पल सेट करके, आप उसमें वो संस्कार डाल सकते हैं, वो चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, जिसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, वो बिहेवियर एक अच्छे आदमी का हो, तरक्की पसंद का हो, जो पढ़ाई की तरफ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चे रोबोट नहीं हैं। आप कहें कि वो 24 घंटे पढ़ते रहें तो कोई नहीं पढ़ सकता। आप नहीं पढ़ सकते 24 घंटे में, 2 घंटे आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते। या आप क्या कभी पढ़ते थे 24 घंटे अपने टाइम? आज बच्चे को कह दीजिए, देख ली थोड़ी देर किताब के अंदर मोबाइल रख के देख रहा होगा कुछ ना कुछ। आप लोग भी अपने टाइम में ठीक है 2 घंटे पढ़े, फिर कोई मैगजीन उठा ली, कभी रेडियो पे गाने सुन लिए, कभी कुछ कर लिए, बट एवरीथिंग वाज क्वाइट ओपन बिफोर द पेरेंट्स। तो बच्चे वो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी आया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ मैं जी। बोल ही नहीं रहा था, इसलिए आवाज कहाँ से आएगी, वो एकदम से गायब हो गया स्क्रीन से। हाँ। तो फिर वापस स्क्रीन पे आ गया, कहीं कुछ इंटरप्शंस की बात होगी, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। तो हम बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनको समझाएं कि आप रोबोट नहीं है, आप 24 घंटे में से 8 घंटे ही पढ़ाई करें, 8 घंटे अच्छे से सोएं। सोने का मतलब सोएं, मोबाइल पे चैटिंग वेटिंग नहीं करनी, मोबाइल पे स्क्रीन नहीं करना। बाकी के जो 8 घंटे बचे, उसमें आप खूब एंटरटेनमेंट करें, इंटरेक्ट विद द फ्रेंड्स, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को देखें, वातावरण को पढ़ें, अपने पेरेंट्स के से इंटरेक्शन करें, नई चीजें जानने की कोशिश करें। हफ्ते में 15 दिन में एक आध कोई मूवी देख के आना चाहे देख आइए, कुछ चीजों की तरफ ध्यान दें। कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि हमें आईएएस बनना, आईएएस बनना, 24 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, 18 घंटे पढ़ना, आईएएस को करना है क्रैक, आईआईटी को क्रैक करना। बट आईआईटी हर आदमी क्रैक नहीं कर पाता है, हर आदमी आईएएस नहीं बन पाता है। और दिस इज नॉट द एम ऑफ लाइफ, एंड दिस इज नॉट द लाइफ ओनली। बोले यही जिंदगी नहीं है कि आईएएस बनना ही जिंदगी है। कितने परसेंट है टोटल पॉपुलेशन के जो आईएएस बने हुए? और आईएएस बनकर भी कितने लोग आप में मिल जाएंगे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, या जिनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन में है? दैट मे बी ओनली ए पार्ट ऑफ लाइफ, दैट कांट बी द लाइफ इटसेल्फ। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, दिस इज नॉट द लाइफ इटसेल्फ। और ये जिंदगी का एम नहीं है। हमें बच्चों को ये भी बताना है कि जो चीज आप कह नहीं सकते या जो चीज कर नहीं सकते, वो वाकई में इस लायक नहीं है कि इसको किया जाए या उसको कहा जाए। जो चीज कहने लायक नहीं है, कहने योग्य नहीं है, वो करने योग्य भी नहीं है। हमको एक हमारे एक मित्र थे कि उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स से कहा था कि जहां भी जाओ,
हमेशा उनकी शादी के बाद उनका पहला उन्होंने हमको सूत्र यही दिया था उनके फादर ने कि जहां भी जाओ अपनी पत्नी को साथ लेके जाओ, और ऐसी जगह जहां तुम सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए, तो समझ लो वो ऐसी जगह है जहां तुमको भी नहीं जाना चाहिए। वो इस लायक जगह ही नहीं है कि जहां तुम अकेले भी जाओ। यानी कि जो चीज परिवार के या जो जगह परिवार के जाने लायक नहीं है, वो तुम्हारे अकेले जाने के लायक भी नहीं है। वहां तुम कुछ पॉजिटिविटी लेके नहीं आओगे, कुछ गुण सीख के नहीं आओगे, अपने जीवन का बड़ा हिस्सा खराब करके ही आओगे, कुछ ना कुछ नकारात्मकता लेके आओगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये सत्य है। जहां आप अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते, परिवार के साथ नहीं जा सकते, वाइफ के साथ नहीं जा सकते, पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकते, तो वहां आपको अकेले जाना भी नहीं चाहिए। आप वो अकेले भी नहीं जा सकते, उस जगह ही नहीं है ऐसी। यही चीज हमको इनकर करनी अपने ऊपर, और वही चीज हमको अगली जनरेशन को देनी। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं, जो पेरेंट्स को जिस तरह से देखेंगे, आप इंटरेक्ट करिए बच्चों के साथ, वो आपके साथ ही रहेंगे, आपके चारों तरफ रहेंगे। आप बच्चों से बात करिए, वो आपके साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आप बच्चों को अवॉइड करेंगे, वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। वो भी फिर इधर उधर ढूंढेंगे दूसरों में ही वो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डिफ्यूज होना, अपना टेंशन डिफ्यूज करना है, अपने फ्रस्ट्रेशन को डिफ्यूज करना है, अपने टाइम का कहीं ना कहीं उनको करना है। तो फिर दूसरी चीजों में जाते हैं, इंटरनेट में चले जाएंगे, या कोई दूसरे ऐसे फ्रेंड्स ढूंढ लेंगे, बाहर कोई आदमी ढूंढ लेंगे। जब बाहर जाते हैं तो फिर व्हेन दे आर आउट, एवरीथिंग इज ओपन टू देम। व्हेन दे स्टार्ट द इंटरनेट, एवरीथिंग इज ओपन टू देम। आप उसके पहले क्यों नहीं उनका टाइम खुद अपने साथ स्पेंड करते हैं? तो ये आज का एक मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग स्वयं ही अपनी जड़ों को खराब कर लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को सही से अपब्रिंगिंग ना देके। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चों का कायदे से लालन पालन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने उनको सिखाया नहीं घर के संस्कार क्या है, परिवार क्या होता है, पेरेंट्स क्या होता है, फादर की कैसे इज्जत की जाती है, माँ के लिए क्या इज्जत होनी चाहिए। तो जब वो बड़े होते हैं, तो जहां सोसाइटी में जाएंगे, इफ दे गो टू ए बेटर जॉब, इफ दे गो टू ए बेटर सिटी, इफ दे गो टू ए बेटर एटमोसफियर, उनको आपसे कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स आपकी वजह से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। कितने ही मैंने पैसे बच्चों को देखा है, अगर वो किसी गांव से आए हैं और किसी अच्छी कंपनी में या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग गए, वो अपने पेरेंट्स को शहर में नहीं बुलाते, अवॉइड करते हैं, कि मेरे चारों तरफ के लोग, यार दोस्त ये ना देख लें कि इनके पेरेंट्स गांव में रहते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं या सूती साड़ी पहनती है इनकी मदर। ये कौन से संस्कार हमने दिए अपने बच्चों को, ये हम ही को डिस्कार्ड कर रहे हैं। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी अगर शादी नौकरी लगने से पहले हो गई, और शादी के बाद अगर बढ़िया नौकरी लग गई, कोई अच्छी नौकरी लग गई, क्लास वन कहीं चले गए, वो अपनी वाइफ को गांव से बुलाते ही नहीं। क्लास वन ऑफिसर्स में बहुत चीजें, बहुत जगह देखा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इवन फिल्म सर्कल में भी आप देख सकते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। दे डिस्कार्ड, उनको कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि हम कैसे इनको, शी इज नॉट प्रेजेंटेबल। आप अपनी जड़ों से कट रहे हैं। जिन चीजों ने आपको यहां तक पहुंचाया, जिस जड़ ने आपको आज की रंगत दी, जिस परिवार ने आपको आज का भविष्य, जो आपका भविष्य बनाया, आपका आज का वर्तमान बनाया, जिस पे आपको नाज है, आप अपने उसी अतीत से अपने आप को हटाना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को अपनाना नहीं चाहते, उन सिबलिंग्स को। कुछ लोग हैं जिनके ब्रदर्स वगैरह हैं, वो गांव में खेती करते हैं, अवॉइड करते हैं, मत आया कीजिए, ना वो जाना पसंद करते। कॉम्प्लेक्स इस तरह से भी हो जाता है कि हम अपने आप को अपडेट दिखाने के लिए या औरों से अलग दिखाने के लिए कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अपनी
गांव की बुराइयां शुरू कर दें, अपने धर्म की बुराइयां शुरू कर दें, अपनी कास्ट की बुराइयां शुरू कर दें, देश की बुराइयां शुरू कर दें, जहां पर मतलब हमें कुछ ऐसा बोलना है जिससे लगे कि हम अल्ट्रा मॉडर्न है। ये गलत संस्कार है। हमें बच्चों को सिखाना है कि जहां से तुम जड़ें ही हैं जो तुम्हें पोषित कर रही हैं। आज की तारीख में जो तुम फल देख रहे हो, फूल देख रहे हो, पत्तियां देख रहे हो हरी भरी, ये इसी वजह से हैं। जो जड़ें जहां से तुमने स्टार्ट की, ये गांव की जमीन ही है, ये खेती थी जिससे तुम बड़े होके तुमको पढ़ाया गया। और आज तुम सोचो कि ये तुम्हारा घर नहीं, या ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, या इनसे तुम बड़ी अजीब सा सुन के लगता है कि सिर्फ अल्ट्रा मॉडर्न बनने के लिए, अपने आप को अपडेटेड दिखाने के लिए, हम चीजों से किनारा कर लेते हैं और बुराइयां शुरू कर देते हैं, उनमें गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, उनमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। कहीं कोई डिस्कशन हो रहा होगा, अपने खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ या अपने कल्चर के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, अपने त्योहारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। कौन सा कल्चर है भाई? जिस कल्चर में आप पले बड़े, इतने बड़े हुए, अब आप अगर थोड़ा कहीं अफसर बन गए या किसी अच्छी कंपनी में चले गए, या आज की तारीख में थोड़ा पैसा कमा लिया, अब वही कल्चर आपको काटने लगा जो आपको यहां तक लेके आया। ये संतुलन बहुत जरूरी है कि आपको अपनी जड़ों से हिलना नहीं है। जड़ें एक बार आप उन जड़ों से कट गए तो फिर आपके कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। आप आज हैं तो कल नहीं। एक मिनट नहीं लगता। अभी मैं बहुत होता है, ईगो बहुत दिमाग में भरी रहती है, बहुत ज्यादा अभिमान रहता है पैसे का, पावर का, शक्तियों का। लेकिन इन सब को जानने में समय नहीं लगता। कितने एग्जाम्पल हम लोग के सामने पड़े हुए जो कभी के शक्तिशाली थे, महाबली थे, 2 मिनट नहीं लगा उन लोग को समाप्त होने में। मैं आज इधर आजकल की बात नहीं कर रहा, मैं 15 20 25 साल पुरानी बातों की आप देख लीजिए एग्जाम्पल। तभी किनके नाम से थर थर कांपते थे लोग, वो उनको समाप्त होने में समय नहीं लगा। ये शक्तियां, ये ताकत, ये पैसा, ये बल, ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला। व्यक्ति, कल भी बात हो रही थी अरविंद शर्मा से कि व्यक्ति समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी वाणी, उसके विचार, उसका व्यक्तित्व तो हमेशा जिंदा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को ऐसा व्यक्तित्व दें, ऐसे विचार दें, ऐसे संस्कार दें, जिनमें आने वाले समय में आप स्वयं को देखें और स्वयं भी जीवित रहें उन्हीं विचारों में। वो बहुत जरूरी है। और बच्चों से भी मैं ये कहूंगा, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड कर लेना, कभी कभी बहुत जरूरी मीटिंग को अवॉइड कर लेना, लेकिन कभी आपके मोबाइल पे अगर मदर का नाम आ जाए कॉल में, या फादर का नाम आ जाए, प्लीज उनकी कॉल को वेटिंग में मत रखना या मिस कॉल में मत जाने देना। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारा बच्चा ऑफिस में है, बेटा ऑफिस में है, मीटिंग में हो सकता है। अगर वो कॉल कर रहे हैं तो कोई ना कोई मजबूरी या कोई जरूरी बात ही हो। नेवर अवॉइड। क्योंकि ये नाम आपके मोबाइल पे हमेशा नहीं आने वाले। 10 15 साल तक रहेंगे, 5 साल रहेंगे, किसके 2 साल रहेंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो जब तक ये नाम आपके मोबाइल पे आता, कॉल आती है, इनको अटेंड करिए, इनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करिए। आपके जीवन का आधार यही है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। एक दूसरे की विपत्ति बांटिए, संपत्ति मत बांटिए। बड़ा कॉमन सा है, ये करना बड़ा कठिन है। थोड़ी सी संपत्ति आ जाती तो हम लोग अपना अपना अपना, मेरा 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 शुरू कर देते हैं। 2 मिनट नहीं लगते। लाइफ और डेथ के बीच में बहुत हल्की सी परत है। आदमी को बॉडी बनते समय नहीं लगता, और बॉडी बनते ही ना तेरा, ना मेरा, ना इसका, ना उसका, ना एसेट, ना लाइबिलिटीज, ना नाम, ना पता, ना भाई, ना बंधु, ना रिश्ते, ना दोस्त, ना संपत्तियां, कुछ नहीं रह जाता। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा चरित्र लेके आदमी जमीन पे लेटा होता है, बॉडी पड़ी होती है, आदमी गया, सब यहीं धरा रह जाता 2 मिनट।
इसकी कोशिश करें कि आपका व्यक्तित्व और चरित्र ऐसा रहे जो आपके बाद भी जीवित रहे, और उस व्यक्तित्व और चरित्र को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में दे के जाइए, जिसमें लोग कहते हैं ना वो अपने बाप पे गया है, अच्छाई में कहते हो अपने बाप पे गया, बिल्कुल बाप पे है, बिल्कुल उसी तरीके व्यवहार करता, उसने बाप की लिगेसी को आगे बढ़ाया। अगर बाप जिंदा होता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है जब उसके बच्चे के लिए कहा जाता है। अपने आप को कंट्रोल करिए, बच्चों से इंटरेक्ट करिए, बच्चों को समय दीजिए। जिंदगी आपने बहुत जी ली, एक बार जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको पालना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा व्यक्तित्व उनमें क्रिएट करना, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और जब तक हम उनके सामने अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, वो किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, आपके कहने को फॉलो नहीं करेंगे, खाली बातों को कोई फॉलो नहीं करता। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जिन चीजों से हम डरते थे, टेलीफोन से या और किसी इंस्ट्रूमेंट से, बच्चे आजकल उनसे खेलते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, आपको सिखाते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, until unless you prove with your own deeds, they are not going to believe it। आपके कहे पे नहीं चलने वाले, कहे कि आप घर से जाएं और बाहर जाके आप पार्टियां कर रहे हैं, उनको कह रहे घर में पढ़ो, किसी बच्चे का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, वो चाहेगा वो भी आपके साथ जाए। यू हैव टू curtail योर सोशल लाइफ, एक लिमिट तक कहीं ना कहीं curtail करनी पड़ेगी। आज की जनरेशन में क्या है, आज की नई जनरेशन में बात चल रही है तो कुछ चीजें याद आ रही हैं, बड़ा उतावलापन है, और खासकर हर चीज में उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। जब से एमएनसीज वगैरह आ गए, उनको बहुत अच्छे सैलरी पे इमीडिएट पैकेज चाहिए। कभी आप किससे बात करें ना कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, 4 साल के बाद इमीडिएट हमको 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज मिल जाता है महीने। तो वो कहीं ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनेंगे, फिर हमको वो लगाना पड़ेगा, डिस्पेंसरी खोलनी पड़ेगी, ये करना, पर देव गॉड फिर मुझे एमएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा, वो 10 साल तक पढ़ना पड़ेगा। दे वांट क्विक रिजल्ट्स। आज बिजनेस खोला, वो चाहते हैं कि महीने 15 दिन के अंदर ही उनके पास गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स आ जाएं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएं, और वो मिलीनियर बन जाए। ये संभव नहीं है। यहाँ पे आपकी गाइडेंस की जरूरत होती है बच्चों। इसमें एक छोटी सी स्टोरी बड़ी अच्छी सी याद आ गई मेरे को। देयर वाज ए करेक्टर, वो लड़का था, यंग लड़का, 20-22 साल का, उनको पेरेंट्स ने उसको एक शॉप खोल के दी, उसे काम अपनी मर्जी से कहा कि हम मोबाइल का काम, मोबाइल स्टोर खोलेंगे। 6-8 महीने किया, उसको समझ में नहीं आई, बात कर इसमें तो ये नुकसान है, रिपेयर के लिए लोग आ जाते हैं, वापस करने आ जाते हैं, नए ब्रांड आ जाते हैं, मेरा स्टॉक डेड हो जाता है, बंद कर दिया। अब मैं कंप्यूटर की शॉप खोलूंगा। 8 महीने बाद उसने जो भी लॉसेस वगैरह थे वो करके, इनके फादर का चलो तुम कंप्यूटर का काम शुरू कर, कंप्यूटर का काम शुरू कर लिया। अब तो कंप्यूटर कोई लेता ही नहीं है, अब सबके तो मोबाइल पे काम होने लगे, कंप्यूटर का स्टॉक डेड हो रहा है, नए नए वर्जन आ रहे हैं, अब वो थिंक पैड आ रहा है, ये आ रहा, पता नहीं क्या क्या उसने, मैक पैड आ रहा, क्या आ रहा, करके उसने 6-8 महीने में कंप्यूटर का ये स्टोर बंद कर दिया। अब क्या करोगे, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करूंगा। चलो भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दो, मैं ये बेचूंगा, यहाँ से लूंगा, इधर करूंगा ऑनलाइन। 6-8 महीने लगा रहा, इधर लगा रहा, उधर लगा रहा, कुछ समझ में नहीं आया, उसको भी बंद कर दिया। अब हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे। अब उसके फादर तंग हो गए, उनका तुम्हें समझ में नहीं आता क्या करें, कहता नहीं आप यू विल हैव टू हेल्प मी। तभी उनको शहर में ही एक स्वामी जी आए हुए थे, बड़े अच्छे प्रवचन देते थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे। उनके पास गए, उन्होंने कहा हमारे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम, पिछले 2 साल में वो 3-4 तरह के काम खुल चुका है और कोई किसी में भी सक्सेसफुल नहीं होता, हर बार एक नए काम के आइडिया लेके आ जाता और हम लोग का काफी नुकसान कर चुका है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ सोचा, कहते ठीक है कल सवेरे उसको 6 बजे मेरे पास भेज दीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग। 6 बजे अगले दिन बेटे को लेके उनके पास चले गए, उनका इसको मेरे पास छोड़ के आप चले जाइए। बेटा उनका उनके पास रुक गया।
स्वामी जी ने बेटे को साथ लिया और बाहर बगीचे में आश्रम के ले गए। बातचीत इधर उधर करने लगे, फिर कहने लगे बेटा तुमको कौन सा फल पसंद है? क्या कहा, स्वामी जी मुझे आम पसंद है। उन्होंने कहा ठीक है, सामने बोरी में आम की गुठलियां रखी हैं, यहीं पे अपना 10-12 पेड़ लगाते हैं, आम खाते हैं। तो फिर स्वामी जी का आदेश था, उसने फावड़े से गड्ढे खोदे, गुठलियां लगाई, पानी आनी दिया, सींचा दिया, फिर कहा चल अंदर आराम करते हैं। घंटे 1.5 घंटे बाद स्वामी जी ने कहा कि यार बाहर जाके देखो आम निकले कि नहीं निकले। तो फिर स्वामी जी अभी तो हम गुठली लगा के आए, आम कहाँ से, अब तो पौधा भी नहीं निकला होगा। कहते नहीं जाके देख लो, हो सकता है निकला हो। चला गया बाहर, जाके देख, क्या कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था इतनी जल्दी थोड़ी निकल आएंगे, इसमें तो समय लगता है, पहले पौधा निकलेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर आम निकलेगा। कहते नहीं नहीं, ऐसा करते तुम 1.5-2 घंटे बाद फिर देख लेना, शायद आम निकल आए। 1.5-2 घंटे बाद फिर गया बाहर, तुम्हारे क्या निकलना था, कुछ नहीं निकला, तो वैसे ही पड़ा हुआ था। वापिस आके बोला स्वामी जी, स्वामी जी अभी तो कुछ नहीं निकला। अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मुझे लगता है गुठलियां गड़बड़ है, दूसरी जगह पे नई गुठलियां लगाते हैं। तो स्वामी जी ऐसा नहीं होता है, पहले पौधे निकलते हैं, फिर पेड़ बनता है, फिर आम आएगा, इतनी जल्दी आम नहीं आएगा। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखते हैं, आजकल चीजें जल्दी होने लगी। तो उन्होंने दूसरी जगह पे 8-10 गड्ढे और खुदवाए और कहा इसमें थोड़ी कायदे से खाद वाद डालना है, कायदे से पानी डालना, फिर 8-10 गुठलियां उसमें लगवा दी। लगा के आ गया, फिर 1 घंटे बाद भेजा कि जाओ देखो आम निकले। तो स्वामी जी नहीं निकले होंगे। कहते तुम देख के तो आओ, मेरा आदेश है तुमको, तुम जाओ देख के आओ। मुझे मन से बाहर गया, देख के कहते मैंने आपसे कहा था ना। अब थोड़ा सा वो इरिटेट हो गया लड़का। मैंने आपसे कहा था ना, इस तरीके से नहीं आम निकलते, फल इस तरीके से नहीं मिलते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अभी घंटे भर पहले गुठली लगाई, अब आप कह रहे हैं आम निकला है। उनका बस बेटा यही मैं भी तुम्हें समझाना चाह रहा था। किसी भी जगह पे जब कोई बीज रोपा जाता है, उसके बाद धैर्य पूर्वक उसके फल का इंतजार किया जाता है, मेहनत की जाती है, उसको पाला पोसा जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, उसको खाद पानी देना पड़ता है, लगातार उसकी केयर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आम मिलता है। तुम हर 6 महीने मुश्किल से किसी काम को करते हो और 6 महीने के बाद कह देते हो कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब मुझे दूसरा काम करना है, फिर 6 महीने बाद शुरू कर देते हो। कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ता है काम को करने के लिए, उसके लिए इंतजार भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम्हारी समझ में आया? तो ये एक संदेश था उनका, जो आज के बच्चों में बहुत उतावलापन है कि हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में बच्चे अपना कैरियर खराब करते चले जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो बात कर रहे हैं बहुत बड़ा रहा, बहुत बड़ा रहा। जो काबिल है, मेरी शुरू से एक, मतलब ये हमारी सोच रही है मेरी, और आज से नहीं रही है, जब मैंने जॉब शुरू किया था 1980 में तब से रही है, कि जो भी बच्चा काबिल है, जिस बच्चे में कैलिबर है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। जिस बच्चे में भी काबिलियत है, बहुत बड़ी डिग्रियों से कुछ नहीं होता है, बहुत बड़े हमने पढ़ाई कर ली उससे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप काबिल हैं, आपने पढ़ाई लिखाई मन से की है, आप अपने काम को जानते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, आपको भगवान कोई ना कोई रास्ता दे देगा, या आप खुद स्वयं बना लेंगे रास्ता कोई। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कहीं बिजनेस करें या प्रोफेशन करें, आप अपना रास्ता बना लेंगे, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। अगर आज की तारीख में बेरोजगारों की अगर लाइन लग रही है, कि वही लोग हैं जो उतावले हैं, बिना पढ़े चीजों को हासिल करना चाहते हैं, बिना पढ़े डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, बिना मेहनत के नौकरियां हासिल करना चाहते हैं, बिना मेहनत के बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिना मेहनत के प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ऐसे में कौन उनकी मदद करेगा? एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आ गया इसी में। एक थोड़ा गरीब परिवार था, गरीब परिवार के फादर, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने पढ़ा था कहीं, फादर ने बेटे से कहा कि आई विश, मेरी इच्छा है कि तुम सबसे बढ़िया खाना खाओ और सबसे कंफर्टेबल
गद्दे पे या रजाई पे या बिस्तर पे सो, अच्छी नींद लो। और सबसे खूबसूरत महल में या सबसे खूबसूरत घर में रहो। उनका पिताजी, हम लोग सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, कहाँ से तीनों चीजें मिल जाएंगी, अब कैसे ये इच्छाएं पूरी करें। तो उनके फादर ने बेटे को बैठाया, कहते नाउ आई वांट टू लेट यू नो दैट हाउ द लाइफ हैज टू बी लिव्ड, हैज टू बी लिव्ड। हम लोग का जो कंसेप्ट है ना कि अच्छा खाना खाना या अच्छे बिस्तर पे सोना या अच्छे घर में रहना, वो इस चीज पे चला जाता है कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया 56 भोग, बड़ा अच्छा खाना हो गया साहब, बहुत गद्देदार पलंग मिल गया तो बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छा बिस्तर मिल गया, या बहुत महल की तरीके घर मिल गया जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं तो साहब वो बड़ा अच्छा है। कहते नहीं, तुम तब खाना खाओ जब तुम्हें कड़ी भूख लगी, बहुत कड़ी भूख लगी होगी, जब तुम इतने भूखे होगे तब तुम जो भी खाओगे वो तुम्हारे को इतना स्वाद देगा कि तुम्हारे सामने उस वक्त 56 भोग भी फीके होंगे। तो यू शुड ईट व्हेन यू आर रियली वेरी हंग्री, जबरदस्ती खाना नहीं खाना। और ये बात मैंने खुद महसूस की है कि जब बहुत भूख लगी होती है, अब घर में आके वाइफ से कहते हैं या माँ से कहते हैं कि जो बना है वो ला के दे दो, बहुत तेजी से भूख लग रही है, अगर वो उस वक्त लौकी या कद्दू या पेठे की सब्जी भी ला के दे देना, वो भी उसका अमृत लगता है। जल्दी से 2-4 रोटी खा ली, उसके बाद में पेट भर गया, देन इट्स गुड। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब तुम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करोगे, मेहनत करने के बाद घर पहुंचोगे, खाना खा के जो तुम नींद में सोओगे, मेहनत के बाद, ईमानदारी की मेहनत के बाद, और वो जो नींद तुम्हें जिस बिस्तर पे आएगी, उससे खूबसूरत बिस्तर कोई नहीं हो सकता। बड़े से बड़े बिस्तर उसके सामने बेकार। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, मैं चाहता हूं तुम सबसे खूबसूरत घर में रहो। उसने कहा कि अगर तुम लोगों के प्रति बहुत कंसिडरेट हो, तुम्हारे दिल में लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, तुम लोगों से इज्जत के साथ बात करते हो, तुम उनको मान सम्मान देते हो, यू आर कंपैशनेट, उनकी परेशानियों को समझते हो, उनकी परेशानियों में मदद करने के लिए आगे बढ़ते हो, हर व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ के तुम अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते हो विद वेरी पॉजिटिव माइंड, तो विश्वास करो, तुम उन लोगों के दिलों में रहते हो। और किसी के दिल में रहने से बेहतर घर कोई हो ही नहीं सकता, कोई कितना बड़ा महल बना लीजिए। नाउ यू कैन कंपेयर इट, कितने लोग हैं, घर में कितनी चीजें बनी होती हैं, भूख नहीं लगती, इसी चीज का इलाज कराने के लिए हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती। 56 भोग पड़े हैं, तरह तरह के व्यंजन पड़े हुए हैं, मिठाइयां पड़ी हुई, भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं। खाने की इच्छा भी है तो डायबिटिक हो गए, खा नहीं सकते, बीपी हो गई, नमक ज्यादा नहीं खा सकते, फैटी लिवर हो गया, गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, सब कुछ है, खा नहीं सकते। ऐसे कितने गद्देदार, या एक से एक तरह के आजकल तो बेड आने लगे हैं जो हॉट एंड कोल्ड और 10 तरह की चीजें होने लगी हैं। कितने लोग हैं जो चैन की नींद सो पाते हैं, कितने लोग हैं चैन की नींद सो पाते हैं, रात भर अलटते पलटते रहते हैं, रात भर नींद, नींद क्यों रात भर नहीं आती, मौत का एक दिन मैसर है लेकिन नींद क्यों रात भर नहीं आती, चैन नहीं, परेशानियां दिमाग, क्योंकि चरित्र में ईमानदारी नहीं है, चरित्र में इंटीग्रिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। हमेशा हम किसी ना किसी को धोखा देने की कोशिश करते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं, डिसीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके रिजल्ट से हम घबराते हैं, वो घबराहट हमको रात भर सोने नहीं देती। और जब हम लोगों को डिसीट करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, डिसऑनेस्टी के साथ जिंदगी जीते हैं, धोखा देते लोगों को, हम किसके दिल में रहेंगे। लोग हमको गालियां ही तो देंगे, सामने शायद हमारी ताकत की वजह से, हमारे पैसे की वजह से हाथ जोड़ते हो,
क्योंकि पीठ ऐसे हम पीठ घुमाते तो हमको गालियां ही तो मिलती होंगी। ऐसे जीवन से क्या फायदा। हमको पॉजिटिविटी के साथ रहना है। अंत में एक 8:50 हो रहा है तो 6:50 हो रहा है तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा। बहुत सिंपल सा संदेश है। हम लोग जब भगवान के सामने कोई भोग रखते हैं, खाने से निकाल के या फल का या किसी भी चीज का, ईश्वर उसको ग्रहण करते हैं। हम ये मान के चलते हैं ईश्वर उसको ग्रहण करते हैं। और जैसे ही उनके सामने रखा वो खाने का पदार्थ या खाद्य पदार्थ या फल फल फूल जो भी है, वो प्रसाद बन जाता है। फिर वो हम लोग बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं प्रसाद, थोड़ा 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 थोड़ा। और कभी देखते हैं उस प्रसाद में से अगर कोई चीज थोड़ी सी एक दो दाने नीचे गिर गए, तो हमने इमीडिएट जमीन से उठाते हैं, उसको उठा के खा लेते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें ईश्वर का स्वरूप है। विश्वास कीजिए, हमारे यहाँ जो खाना बनता है वो पूरा का पूरा प्रसाद होता है, ईश्वर का प्रसाद होता है। अन्न के जो दाने आते हैं, ये पृथ्वी माँ जो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ने ये क्रिएट की है, जिसपे हम रहते हैं और जिसमें हमको समाना है, उसी से ये अन्न के दाने निकलते हैं, उसी से खाद्य पदार्थ निकलता है, उसी से सब्जियां पैदा होती हैं, उसी से दालें पैदा होती हैं, उसी से विभिन्न तरह के और दूध, मिठाइयां जिससे बनती, व्यंजन बनते हैं। मतलब तो माँ ही कहा जाता है, गौ माता से वो देती है। फल फ्रूट, हर चीज ये धरती माँ हमको देती, हर चीज ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। हर चीज हमने ईश्वर के सामने रख के उसको प्रसाद, हमने खुद ही उसी की चीज को उसके सामने रखा और कहा अब ये प्रसाद हो गया, बिना ये सोचे कि ईश्वर ने जो हमको दिया वो सारा प्रसाद ही है। उसी के द्वारा क्या हम गेहूं क्रिएट कर सकते थे? क्या हम दालें बना सकते थे? क्या हम सब्जियां पैदा कर सकते हैं? एक डब्बे में डाला पानी और हिलाया, बन जाएंगी सब्जियां, जो जादू का कोई डंडी घुमा के। सब उसी का तो प्रसाद है। जब उसका प्रसाद एक एक अन्न का दाना है, जो उसने हमारे लिए दिया है कि हम उसको खाएं, हष्ट पुष्ट रहें, जीवित रहें, तो हमको क्या हक बनता है कि हम शादी ब्याहों में या रेस्टोरेंट्स में खाना छोड़ के आ जाए प्लेटों पे। जब भगवान के सामने कोई प्रसाद रख के, अन्न रख के प्रसाद बनता है, उसको जमीन से भी उठा के खा लेते कि कोई एक दाना किसके पैर तले नहीं जाना चाहिए। हम क्यों इतना भोजन वेस्ट करते हैं शादी ब्याहों में और रेस्टोरेंट में? क्यों नहीं उतना ही लेते जितना हम खा सके? वेस्टेज देखिए आपने कभी? कितनी मेहनत लगती है किसान की अन्न को पैदा करने में, कितनी मेहनत लगती है उसको प्रोसेस करने में। कभी आप घर में देखिए वाइफ को किस तरीके से बनाती खाना, सिर्फ टेस्ट के लिए, आपको टेस्ट को बढ़ाने के लिए। उसको अगर हम वेस्ट कर दें, हमको नहीं खाना, जब थाली में डाल लिया उसके बाद वेस्ट कर दिया, फेंक दिया, आधी रोटी फेंक दी, छोड़ दी, ये छोड़ने वाली प्रवृत्ति को समाप्त कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अगर चावल के जितने दाने बचे हैं, एक एक दाना समाप्त कर दीजिए, कोई मत छोड़िए। सब ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर के प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। जो आपकी थाली में आ गया फिर वो आपका है, उतना ही लीजिए जितना आप खा सके। तो ये वेस्टेज बंद होनी चाहिए। इस वेस्टेज पे आप रोक लगाइए, ये मान के कि एक एक दाना आपकी थाली में आया हुआ, चाहे किसी शादी में जा रहे हैं, लालच में मत पड़िए। उतना लीजिए जितनी भूख है। रेस्टोरेंट में जाके आपने मेनू कार्ड देखा, ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, बाद में खा नहीं पा रहे। रेस्टोरेंट में जाके तो फिर भी होता, नहीं खा पा रहे, आप पैक करा के घर ले आते हो, अगले दिन खा लेते हो। शादी ब्याह में तो आप प्लेट में छोड़ के आ जाते हो। प्लीज मत करिए, स्टॉप दिस वेस्टेज। एक एक दाने को, एक एक कण को भोजन के ईश्वर का प्रसाद मानिए, उसकी दी हुई चीज मानिए। और जब आप में ये भाव आ जाएगा अन्य के प्रति, तो आप ये वेस्टेज समाप्त कर देंगे। आज के आप लोगों ने मुझे सुना और मेरे जो मन में आया मैंने कहा, जो मुझे अच्छा लगा कहा। और मुझे लगता है ज्यादातर लोग उससे एग्री होंगे। अगर कहीं कोई विचार मेरा किसी को ना समझ में आ रहा हो या कुछ
मैंने उनके विचारों से अलग किया, तो उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी हो सकती है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और अब जिसका भी कोई प्रश्न हो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं वागेश अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें अंकल के लिए। आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। देव ऋषि जी ने अनम्यूट तो कर लिया, प्रश्न नहीं पूछ रहे। ने प्रश्न क्या पूछे? प्रश्न तो फिर सारी व्यवहारिक बातें बोली हैं। अब एक बात जो उन्होंने बोले हुए, जो पहला फेज था इंस्ट्रक्शंस का, उसके बाद डिस्कशन का, उसके बाद डिनायल का। नायब साहब, अब एक और फेज है वो जो अब आ गया है। वो पता नहीं आपने फेस किया, मैंने तो किया है। का हम अब बोलते ही नहीं है, अपना सुझाव ही नहीं देते, क्योंकि हमें पता है भाई उधर से डिनायल आनी है, तो अपने इज्जत अपने हाथ में रखिए। अब ये फेज है, चौथा फेज आ चुका है। ये आप भी पांचवा है। मानेंगे हैं? ये पांचवा फेज है। अब पांच आ गया ना, आप भी दैट इज मानेंगे ना? दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिनायल मोड। हाँ, हम अब जो तो कहेंगे मतलब उससे क्या, सुनना है, नहीं तो क्या फायदा बोलने से। अब बिल्कुल नहीं, अब तो मतलब कि सीलो जुबान, सीलो अपनी, बस। अब वो फेज है। और ये तो मतलब ये फैक्ट है, मतलब सब बुजुर्गों के लिए ये फैक्ट है। और ये अच्छा है कि अब हम सीख रहे हैं वो बात, तो ये क्यों बोलना भाई। अभी सभी बच्चे हैं, सारे संस्कारी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जमाना इतना बदल चुका है, तो बेटर है भैया चुप, भाई उनको करने दो, क्योंकि अब करनी तो उन्होंने अपनी है। नहीं और ऋषि एक साहब, और ऐसा नहीं है। ऐसी इस बात से मैं एग्री करता, अगर हमने उनको शुरू से ये इस तरह के मूड में डाल दिया कि तुम कुछ भी नहीं कहोगे, नहीं, हमने कुछ नहीं रिएक्ट करना, नायब साहब तो ये दे नहीं विल कब, टेक इट नहीं फॉर आज ग्रांटेड। नहीं, आजकल जो है ना, जो जो ट्रेंड है, वो जो गैप आया हुआ ना, वो दे आर थिंकिंग लेवल, थिंकिंग उनकी अलग है, हमसे अलग है। फर्स्ट के मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब हम लोग ऐसे हैं भाई, फैक्ट्रियां चलाई भाई, एक फर्स्ट के एक फ्रिज खराब हो गया भाई, 4-10 साल पुराना। आदमी बोले भाई, वो कहता कंप्रेसर, हम बोलेंगे कंप्रेसर चेंज कर, लेकिन ये बोले बहुत हो गया भाई, आप नया ले लो। तो ये दिस इज दी नो चेंज। हम लोग को तो बिल्कुल बोले, हमारी माँ बोलती थी, फटे को सियो ना, रूठे को मनाओ ना, दुनिया नहीं चलती। हम उस मोड में पैदा पैदा हुए। और आज भी शौक पकती है तो मैं खुद सी लेता हूँ, पर फेंकने का दिल नहीं करता, फेंकने का दिल नहीं करता। तो ये चीज तो है, इसमें तो कुछ हम कुछ कर नहीं सकते। और एक बात आपने बहुत गजब की बोली, जो आज एहसास हुआ, हो सकता है हम भी अपने जीवन में इसको नहीं उतारा होगा, कि जहां आप अपने वाइफ को नहीं ले जा सकते, वो आपके जान लाने के लायक भी नहीं। ये मेरे ख्याल हम सब ने किया होगा कि हम कई जगह अकेले चले गए हैं। लेकिन वाकई ये बड़ी गजब की बात है, बहुत बहुत एक इतनी व्यवहारिक बात। और ये मतलब एक तत्व की बात है, ये तत्व ज्ञान वाली बात है कि वहां आप जो अपनी वाइफ को नहीं लेके, बच्चे को ले जाए, तुम्हें तू मत जाना यार, तेरे जाने की जगह नहीं है। तो भैया मेरी जाने की जगह है। बहुत अच्छी बात बोली। तो प्रश्न तो नहीं है, ये तो बिल्कुल बहुत, और खाने वाली बात तो बिल्कुल जो प्लेट वाला है, मैंने अपनी फैक्ट्री में, कचारिया में लिख कर रखा था कैंटीन के साथ अपने अंदर पे, थाली में छोड़ा हुआ। ये 1998 की बात है, बताओ, 1990 की बात है, तब से लिखा हुआ है। थाली में छोड़ा हुआ खाना अन्न का अनादर, राष्ट्र हानि है। और पूरी कंपनी में एक भी आदमी हमारे थाली में नहीं छोड़ता। और आज भी हमारे टेबल पे मेरी पोती है, 5 साल की है, वो रोज पोती, दादू आपका प्लेट ज्यादा साफ है, ये मेरा प्लेट ज्यादा साफ है। तो कंपटीशन होता है आज भी, आज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हाँ, ये और कितना आनंद आता है, देखो इस बात में आनंद देखिए, मेरे चेहरे पर आनंद देखिए। तो है। अरे ये आप तो बहुत, छोटी सी आप बड़े चीज है, संतोषी लेकिन आदमी हैं। छोटी सी चीज है, इससे बड़ी क्या क्या उपलब्धि हो सकती है जीवन में। तो सही बात। आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें, बिल्कुल सटीक बातें कही हैं, तो एक एक बात जीवन में उतारने वाली है। और आगे भी सुनते रहेंगे। पुरानी बातें भी सारी याद है आपके, और कहानी तो आप सुनाते ही हैं हर बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ जी, बाकी जी प्रश्न तो मैंने पूछ लिया, बातों बातों में अब वार्तालाप हो गया।
चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं सोच रहा चौधरी साहब भी कुछ वक्तव्य के मूड में है, इसलिए मैं तो शांत रहा। नहीं, वक्तव्य तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी बातें बोली जैसा ऋषि जी ने बता ही दिया। और ये गूढ़ है बातें हैं, और सिंपल भी हैं गूढ़ भी हैं दोनों। बच्चों को। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब और बोलना चाहता हूँ। आज ये जो जो टाइम वो चेंज हो गया ना, फिफ्थ फिफ्थ स्टेज भी आ गई। अब बुरा नहीं लगता इस बात का, ये बात, क्योंकि वो बुरा अगर लगोगे तो अपना जीवन ही खराब करोगे। बिल्कुल इसे इसे एक्सेप्टेंस वाली बात ही हम बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड में हम आ चुके हैं, बिल्कुल। आपने जो वर्ड किया था ना, एक्सेप्टेंस मोड वाली बात है, ये बिल्कुल आ चुके हैं। और इसमें इसमें ही संतुष्टि है, क्यों हम अपने मगन हैं। जैसे बच के स्वाध्याय है, अब हमारा लाइन ही अलग है, अपना काम भी किए जा रहे हैं, दुनिया भी चल रही है, और अपने मस्त भी है, अपने आनंद में भी है। तो वो बोली बात में जीते जागते वो मूर्ति बने हुए हैं, फर्स्ट क्लास आनंद है जीवन, बहुत बढ़िया। अब ऐसा है ना ऋषि साहब, जब हमने बिना सीढ़ी की छत बना ही ली है, खुद ही क्रिएट कर ली है, अब छत पे नहीं हाँ, चढ़ पाएंगे, अब क्या किया जाए। बिल्कुल सीढ़ी बिल्कुल। बनाई होती तो चढ़ जाते, तो हमने कम्युनिकेशन गैप खुद ही बनाया है। नहीं, कोई गैप नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, लेकिन ये टाइम चेंज हुआ है, ये इसको टाइम चेंज होना ही है। इस पर पक्का बैठ के बात है। हम लोग कभी डिस्कशन का आऊंगा, मैं नोएडा में, गाजियाबाद में, याद रखिएगा, ठीक इस पे बड़ा लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। जी। बहुत बहुत आभार नैब साहब। जिस समय आप ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था ना, और आप कह रहे थे शांत हैं बैठे हैं, और मैं उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा हूँ। मेरा एक आर्बिट्रेशन का मैटर था, इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता था। कैमरा तो ऑन क्या करता, मैंने हेडफोन तो लगा रखा था वो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता था, इसलिए मैं केवल साइलेंटली सुनता रहा। और अच्छा, अब जैसा कि नेब साहब ने जैसा कि देव ऋषि जी ने कहा, चौधरी साहब ने कहा, हर बार की तरह बड़ा एक सिंपल प्रोसेस में आपने जो कहा। और एक बार अरविंद भाई साहब ने एक बार कहा था कि हमारी जो पीढ़ी है, ये संभवतया इकलौती पीढ़ी है जिसने अपने से पहले वालों की भी सुनी और अपने से आगे वालों की भी सुन रहे हैं, अपने से पहली पौड़ी की भी सुनी। हमारे हमने अपने माँ बाप का भी डंडा देखा है, और बच्चे तो हमारे सुनेंगे। एक छोटी सी कहानी, यदि आपको वो है ना, मुझे भी दृष्टांत, अब आपका चेला हूं तो आपके कदमों पे चलूंगा ही थोड़ा बहुत। एक मध्यम वर्गीय एक परिवार थे कि बच्चे ने 10वीं की क्लास पास की, उसमें 92% उसके नंबर आए। वो भागा भागा आया और अपने पापा से बोला, पापा देखो मेरी मार्कशीट, मैंने 92% मार्क्स। उसकी माँ भी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। लेकिन लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट क्यों दिखा रहे हो, वो तो पढ़ भी लिख भी नहीं सकती, अनपढ़ है वो तो। माँ ने सुना और पल्लू को से पूछते हुए, हाँ हाँ चल मैं तेरे लिए दलिया लेके आती हूँ मीठा। ये बात पिता ने सुनी और उन्होंने कुछ सोचा, बोले, और फिर बच्चे की बात को आगे बढ़ाते हुए, हाँ बेटा सही कह रहा है तू, वो तो ये तेरी बात बिल्कुल सच है, तेरी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ है। बेटा जब तू गर्भ में था ना, तो उसको दूध पसंद नहीं था उससे पहले कभी भी, लेकिन क्योंकि तू स्वस्थ हो, वो लगातार 9 महीने दूध पिया उसने, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना था, वो 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती थी और डिब्बा बन तैयार करके तुझे देती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। जब तू रात को सोते सोते पड़ जाता था, किताब तेरी बंद रहती थी, तेरी किताब कॉपी को संभाल कर बस्ते में रखती थी, फिर तेरे ऊपर तुझे कपड़ा उड़ा देती थी, उसके बाद ही वो सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। बचपन में कुछ ऐसा दौर भी रहा जब तू अधिकतर समय काफी दिन तक बीमार रहा, तब वो रात भर जागकर तेरा ध्यान रखती और सुबह जल्दी उठकर फिर काम पे लगी, क्योंकि वो अनपढ़। अब तू जब थोड़ा और संपन्न हुआ, पढ़ने लायक हुआ, तो तुझे ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए वो मेरे पीछे दौड़ती। खुद उसने एक साड़ी पहनी, लेकिन तेरे लिए ब्रांडेड शर्ट पैंट खरीद के दी, क्योंकि अनपढ़ थी। बेटा पढ़े लिखे लोग जो है पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक वो नहीं देखा, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। वो खाना बनाकर हमें परोस कर कभी कभी खुद भी खाना भूल जाती है, लेकिन
मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। इतना सुनने के बाद वो बच्चा थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया, रोने लगा और बोला कि माँ मुझे तो आज 92% मिले, लेकिन आप 100% देने वाली शिक्षिका हो। मुझे 92 मिले हैं, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, लेकिन आप PhD हो। मैंने आपके अंदर डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, कुक सारे दर्शन। और आज भी जो बच्चे बच्ची माँ बाप का अनादर या अपमान करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें सुनाने लगते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या किया। आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई स्टिल रिमेम्बर वागीश जी की, हम लोग जब छोटे थे, जब क्लास में अगले दिन एग्जाम होता था तो मदर से कह के सोचते थे कि मम्मी सुबह 4 बजे उठा देना, पढ़ना, रिवाइज करना है। मदर रात भर उठ उठ के देखती थी क्या टाइम हुआ, क्योंकि अलार्म घड़ी नहीं होती थी, ना ये मोबाइल होते थे, और 4 बजे, पौने 4 बजे उठा देती थी। और हम लोग आपने तो वाकई सेंटी कर दिया पूरा, क्या क्या चीजें याद दिला दी। और जब एग्जाम खत्म हो जाते तब उसे कहते थे 4 बजे उठा देना, तो 4 बजे उठ के मैं फिर सोऊंगा और सोकर देखूंगा कि हमने जो नींद गवाई थी उस दिन उसका कितना मजा आता था। आई स्टिल रिमेम्बर, इस चीज हम लोग मदर के साथ करते थे, एंड शी डिड ऑल दोस थिंग्स। और उसके बाद हम कहें कि हमारी मां अनपढ़ है, या उसे कुछ नहीं आता, या उसे कुछ नहीं किया, या हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, या पैदा ही क्यों किया, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। चल, चलिए, बहुत बहुत विचार। और जैसा कि अरविंद भाई साहब का रहता है, पहले एक सकारात्मक विचार, उसके बाद 3 बार ओम। मन के विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं। मन के विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने की में मदद करेंगे, और नकारात्मक विचार हमें सदा आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़े और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः